बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। समय आ गया था कि अब वो घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बसाएं। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। जिंदगी जीने का ये सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उत्साह के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने की सोची। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा। छोटे का घर एक दिन में बन के तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो, मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे, ये घर तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को रफा दफा कर दिया। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। मंझले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने की सोची। जंगल से डालियां इकट्ठा करके वो अपने काम में जुट गया। तीसरे दिन मंझले का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाऊ था। बड़े ने उसके घर को देख के बोला, तूने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे। बड़ा सुंदर घर है ये, पर क्या हम इसमें भेड़िए से बच पाएंगे? मंझले ने बोला, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन लेते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। छोटे और मंझले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे, बड़े अपना घर बनाने में जुटा था। वो ईंट पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था। वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? ही कितना डरता है ये। बड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर टिकाऊ है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर टूट गया। पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दौड़ता हुआ मंझले के लकड़ी वाले घर में पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही मंझले ने दरवाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, इस घर में वो नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुंचे। बड़े, भेड़िया पीछे पड़ा है, क्या करे? बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा।
दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़िए ने गुस्से में जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ईंट भी नहीं हिला पाया वो। थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी, वो उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायर प्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, जल गया रे, अरे बचाओ। भेड़िए को हराकर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए माँ के पास गए। छोटा सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे और मंझले ने आलस छोड़ दिया, बड़े की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे। कई साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की, तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले, तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी, तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए।
एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी। राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एकटक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया
सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला? आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है।
चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे। एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माँओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़ के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। कौन है वहाँ? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो। देखो, मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िए की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की,
मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं। उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िए हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िए को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ। अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे। कहाँ भागोगे? मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे। घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा आप हो। वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िए को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा।
घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, मम्मी, we love you, we love you। सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, डूब गया। सभी मिलके झूमने लगे। उस दिन से मदर गोट और उनके सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती।